हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स आज हम लोग हमारे बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 री एग्जाम इन सभी के जो क्वेश्चंस है उनको हम लोग यहाँ पर में शुरू करने वाले हैं। फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूं कि मैं आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ में सारी चीजें समझाने वाला हूं। आप पहले ही क्वेश्चन से समझ जाओगे कि ये सेशन आप लोगों के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पूरा सेशन अच्छे से देखिए आप लोग सभी लोग। जल्दी से हम लोग शुरू करते हैं फ्रेंड्स। जितने भी बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया एक बार जल्दी से हाथ ऊपर करके बता देंगे फ्रेंड्स। जितने भी बच्चे हैं, मैं यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि जैसे हमने सेशन स्टार्ट किया है 1500 से ज्यादा बच्चों ने यहाँ पर सेशन को लाइक कर दिया है। जल्दी जल्दी से हाथ ऊपर करके बता देंगे। जहां भी शेयर कर सकते हो जल्दी से शेयर कर देंगे, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सभी जगह पे। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर में ये रहा। देखिए फ्रेंड, पहले क्वेश्चन में ये बोला है कि त्रिवेणी कैनल जो है ये पश्चिमी चंपारण में है। पहला वाला आपका हो गया कि त्रिवेणी कैनल कहां पर है, तो पश्चिमी चंपारण के अंदर में। ये आप लोगों का एक क्वेश्चन जो है कहां से निकलती है, ये अपने आप में 1 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों का बन गया। कांग्रेचुलेशंस, आप एक एक कदम आगे बढ़ रहे हो। जितने भी बच्चे यहाँ पर मैं देख रहे हैं एक एक कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं। किस स्थान से पानी की आपूर्ति लेती है, कौन सी नदी से लेती है, ये भी बताना है आप लोगों ने। ठीक है, कौन से 2 राज्यों की ये परियोजना है, कौन से 2 देशों ने इसके ऊपर में हस्ताक्षर किए थे, ये भी आप लोगों को बताना है। तो त्रिवेणी नहर पश्चिमी चंपारण में है। भैंसा लोटन नाम की जगह है फ्रेंड्स, वाल्मीकि नगर के अंदर में। इसको भैंसा लोटन बोला जाता था, अब इसको वाल्मीकि नगर भी बोला जाता है। ठीक है, वाल्मीकि नगर। ओके, भैंसा लोटन वाल्मीकि नगर इलाका है जहां से ये पानी की आपूर्ति लेती है। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आया था एग्जाम के अंदर में। काफी सारे बच्चे इसका आंसर जो है वो गलत लगा के आए, क्योंकि उनको पता ही नहीं था ये भैंसा लोटन क्या चीज है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, एक एक करके मैं आपको बताता हूं, क्योंकि टीचिंग परीक्षा आपको डिटेल में पढ़ाता है, एक एक चीज, एक एक पॉइंट, ठीक है, रिसर्च करके। तो पश्चिमी चंपारण है आपका। पश्चिमी चंपारण के अंदर में आप लोग यहाँ पर में आ जाइए। पश्चिमी चंपारण के अंदर में ये फ्रेंड नेपाल के साथ में इसकी सीमा लगती है। ठीक है, गंडक नदी जो है आप लोगों को याद रखना है कि ये यहां से इस तरीके से अंदर आ रही है। ठीक है, गंडक नदी। अब गंडक नदी में से क्या होता है फ्रेंड्स, यहां पर में जो पानी है, ठीक है, भैंसा लोटन नाम की जगह है। भैंसा लोटन, ये यहां पर में आप देख सकते हो भैंसा लोटन, उसके पास से ये जो है वो कैनल निकलती है। अब इसको वाल्मीकि नगर भी बोला जाता है। तो कभी भी अगर भैंसा लोटन की जगह वाल्मीकि नगर आ जाए तो भी आपने टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, भैंसा लोटन, ठीक है, पहले ये जगह का पूरा नाम हुआ करता था, अब इसको वाल्मीकि नगर के नाम से जाना जाता है पश्चिमी चंपारण के अंदर में। इसको याद रखेंगे आप लोग, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है आप लोगों से। ठीक है, तो पश्चिमी चंपारण के अंदर में है भैंसा लोटन, वाल्मीकि नगर, यहां से जो है वो त्रिवेणी कैनल पानी की आपूर्ति लेती है। सिंपल सी बात है, समझ में आया क्या? हाथ ऊपर कर दो जल्दी से। क्या क्या सीखा हमने? त्रिवेणी कैनल पश्चिमी चंपारण से निकलती है। कहां से निकलती है? भैंसा लोटन नाम की जगह से, जिसको वाल्मीकि नगर के नाम से भी जाना जाता है। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं। अच्छा, एक और चीज जो है फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, ये त्रिवेणी नहर जो भैंसा लोटन से पानी लेती है, वैसे ये जगह तो है बिहार के अंदर में, लेकिन फ्रेंड्स इसमें 2 राज्यों की ये संयुक्त परियोजना है। 2 देश कौन से है? तो भारत और नेपाल। लेकिन भारत के अंदर में भी 2 राज्य ऐसे हैं जिसको इनसे फायदा होता है। यहां पर में जितना भी चीजें हैं, ठीक है, वो है उत्तर प्रदेश और बिहार, क्योंकि वो लगकर है ना, पश्चिमी चंपारण उत्तर प्रदेश से भी सीमा साझा करता है। तो उत्तर प्रदेश और बिहार की ये संयुक्त परियोजना है भारत के अंदर में। ठीक है, 2 राज्यों के बीच में। लेकिन अगर 2 देशों के बीच में बोला जाए तो इंडिया और नेपाल, राज्य बोला जाए तो यूपी और बिहार। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। आगे में क्वेश्चन आएंगे इससे रिलेटेड भी, ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। देखिए 70वीं बीपीएससी का क्वेश्चन। आप लोगों में से जितने भी बच्चे हैं उन सभी लोगों के लिए फ्रेंड्स एक बहुत ही बढ़िया जो है गिफ्ट, मैं चाहूंगा कि प्लीज उसका स्क्रीनशॉट जल्दी से लगा दिया जाए यहां पर में। ठीक है, अभी आप लोगों के लिए थोड़ी देर में आने वाला है, जो भी बच्चे इसका पूरा सेशन देखेंगे वो लोग। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी से बताइए आप लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। बिहार में प्रकाशित होने वाला पहला हिंदी दैनिक समाचार कौन सा है? दैनिक समाचार। अब यहां पर मैं जो है वो डेली, इसके ऊपर में ध्यान रखना है फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। क्योंकि देखिए, अगर आप लोगों को बोला जाए कि भाई पहला न्यूज़पेपर कौन सा था, ठीक है, तो वो तो हमने कई बार देखा है फ्रेंड्स, बिहार बंधु जो है वो पहला हिंदी न्यूज़पेपर था बिहार में प्रकाशित होने वाला। बट वो साप्ताहिक था, वो वीकली प्रकाशित होता था। यहां पर में एक शब्द है जिसको हाईलाइट भी कर दिया मैंने, डेली। ठीक है, जो डेली प्रकाशित होता था वो वाला आप लोगों को बताना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, दैनिक, डेली जो आता था। तो फ्रेंड्स वो था आपका सर्वहितैषी। प्लीज इसको याद रखिए, अगर पहला हिंदी न्यूज़पेपर बोले आप लोगों से तो वो बिहार बंधु हो जाएगा। लेकिन वो डेली नहीं आता था, वो वीकली आता था। ठीक है, और पहला डेली अगर आप लोगों से बोला जाए तो वो हो जाएगा सर्वहितैषी। ठीक है, सर्वहितैषी डेली आता था। ये फर्क है दोनों के अंदर में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पहला हिंदी बोले तो बिहार बंधु, ठीक है, बिहार बंधु। और अगर मान लीजिए आप लोगों से ये, लेकिन ये वीकली था, हिंदी था लेकिन वीकली था। ठीक है, और अगर पहला डेली बोला जाए कि जो डेली निकलता था वो था सर्वहितैषी। ठीक है, चलिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी वाली जो है अभी मैं आप लोगों के लिए थोड़ी देर में घोषणा करने वाला हूं। जो बच्चा देखेगा उसका फायदा होगा, ये चीज याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, जो देखेगा उसको मिलेगा।
तो अभी थोड़ी देर के अंदर में मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूं, ठीक है। आप लोगों के लिए 10 लाख, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था 10 लाख क्वेश्चंस का, ठीक है। 1000 रुपए में नहीं, ठीक है, 500 रुपए में भी नहीं, 100 रुपए में भी नहीं, एब्सोल्युटली फ्री, 0 रुपीज के अंदर में 10 लाख क्वेश्चन कैसे मिलेंगे, क्या मिलेंगे, हर एक चीज मैं अभी आपको थोड़ी देर के अंदर में बता रहा हूं, ठीक है। तो सभी लोग बिल्कुल तैयार रहिएगा, ठीक है। थोड़ी देर में मैं इसकी अनाउंसमेंट करूंगा, जो बच्चा देखेगा, क्योंकि लिमिटेड है, ठीक है, जो बच्चा देखेगा उसको मिलेगा। ओके, आगे बढ़ते हम लोग फ्रेंड्स। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जिसकी स्थापना 1933 में पटना में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में हुई थी, कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, बताइए इसका आंसर क्या होगा आपका? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। देखिए फ्रेंड्स, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो है इसकी जो स्थापना हुई थी, ठीक है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जिसकी स्थापना 1933 में पटना में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में हुई थी, उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो डायरेक्टली आप लोगों को आंसर लगाना है, आचार्य नरेंद्र देव जो है फ्रेंड्स इसके अध्यक्ष बने थे, ठीक है, आचार्य नरेंद्र देव। तो प्लीज इस पर्टिकुलर पॉइंट को आप लोग याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? अगर ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाए, ठीक है, तो आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1931 के अंदर में हुई थी। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की, अगर देखिए, एक था पहले कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है, और एक बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। तो बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो है उसकी स्थापना 1934 में हुई थी। एक बनी थी पहले कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के नाम से, एक छोटी सी पार्टी, उसके भी आचार्य नरेंद्र देवी थे, ठीक है। चलिए, बाबा ठाकुरदास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? ये आपको बताना है। जल्दी जल्दी से ये इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। बाबा ठाकुरदास ने, ये 66वीं बीपीएससी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, कभी भी रिपीट हो सकता है आप लोगों से। बाबा ठाकुरदास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? तो रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना की थी। इसको याद रखना है आप सभी लोगों ने फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब देखिए, बाबा ठाकुरदास जी ने पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना कब की थी? ये भी क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। तो 1906 के अंदर में की थी, इसको भी याद रख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, 1906 के अंदर में। बाबा ठाकुरदास जी ने रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना कहां की थी? ये भी क्वेश्चन बन सकता है, तो आप लोग लिख दीजिए जल्दी से, कहां पर में की थी, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो। इसके अंदर में महिलाओं की स्थिति को सुधारना, अस्पृश्यता, अंधविश्वास को खत्म करना, ये सारे के सारे काम मेनली उनके अंदर उनके थे, ठीक है। तो ये याद रखेंगे आप सभी के लोग फ्रेंड्स। ये रामकृष्ण सोसाइटी बेसिकली रामकृष्ण मिशन का हिस्सा थी। आप लोगों को पता है कि रामकृष्ण मिशन किसने स्टार्ट किया था? तो रामकृष्ण मिशन, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स। 1897 के अंदर में स्वामी विवेकानंद जी ने स्टार्ट किया था, स्वामी विवेकानंद, ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी ने स्टार्ट किया था कलकत्ता बेलूर के अंदर में, ठीक है। तो रामकृष्ण मिशन सोसाइटी, उसी को आगे बढ़ाने के लिए 1906 में बाबा ठाकुरदास जी ने की थी इसकी स्थापना। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, डायरेक्टली आप लोगों से पूछा जा सकता है, प्लीज इसको याद रखेंगे आप लोग। नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं आप लोगों के, ठीक है। हरियंक वंश जो है उसके महान शासक कौन थे जिन्होंने इसकी स्थापना की थी? अब देखिए फ्रेंड्स, बिहार के इस इलाके के अंदर में जो मगध का जो इलाका है, मगध महाजनपद जो था, ठीक है, इस इलाके के अंदर में 3 राजवंश हुए। क्या मेरे को आप लोग बता सकते हो तीनों के नाम जल्दी जल्दी से क्रोनोलॉजी में लगा के? जो तीनों आंसर, तीनों के नाम बता देगा, तीनों वंश के, मतलब उसने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। सबसे पहला मगध महाजनपद का पहला वंश था हरियंक, ठीक है, हरियंक वंश, हरियंक, ठीक है। फिर था शिशुनाग, शिशुनाग वंश, ठीक है। फिर आप लोगों का जो है हरियंक वंश, शिशुनाग वंश, ठीक है। उसके बाद में कौन सा था और उसके बाद में कौन सा था, ये आप लोग बताओगे मुझे जल्दी से, क्योंकि देखिए ये 3 जो है ये तो आप लोगों के मगध महाजनपद के हो जाते हैं, लेकिन मगध महाजनपद के बाद में कौन सा वंश आया था ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मगध महाजनपद के बाद में कौन सा वाला आया था? ओके, तो देखिए, हरियंक वंश, शिशुनाग वंश, यहां पर में नंद वंश हो जाएगा, ये हो गए मगध महाजनपद के। और नंद वंश को खत्म करके मौर्य वंश की स्थापना हुई थी, मौर्य वंश की, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों ने याद रखना था इसको। तो ये एक क्रोनोलॉजी है। मौर्य के बाद में भी कौन सा आया था ये भी आप लोग बता सकते हो, मौर्य वंश के खत्म होने के बाद में कौन सा आया था, ये भी आप लोग कमेंट करके बता दीजिए जल्दी जल्दी से, ठीक है। देखते कितने लोग यहां पर में इसका आंसर कर पाते हैं। बहुत बढ़िया, आप लोग आंसर कर रहे हो फ्रेंड्स, ऐसे ही आप लोगों ने आंसर करना है, क्योंकि मौर्य के बाद में कौन सा आया था ये भी आप लोगों से, ठीक है, पूछा जा सकता है। तो पुष्यमित्र शुंग जो थे उसने शुंग वंश की स्थापना की थी, शुंग वंश की, ठीक है। तो शुंग वंश की स्थापना की थी, शुंग वंश आया था, ये भी याद रखना है आप लोगों ने। तो एटलीस्ट 5 तो भी याद रख लीजिए आप लोग क्रोनोलॉजी में,
ठीक है, ताकि आप लोगों को अगर मान लो कि पूछ लिया जाए कि पहले कौन आया था बाद में कौन आया था, ये आ जाए तो आप लोग लगा पाए। तो जो हर्यंक वंश है इसके संस्थापक थे बिंबिसार। ठीक है, बिंबिसार, ये आप लोगों ने याद रखना था, इंपॉर्टेंट है। जो पहला वंश था मगध महाजनपद का हर्यंक वंश, उस हर्यंक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार। इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए, तो ये पॉइंट है फ्रेंड्स, इसको याद रखेंगे आप लोग। और मैं आपको फिर से बता दूं कि 10 लाख क्वेश्चंस कैसे मिलेंगे, ठीक है, उसके बारे में मैं अभी आप लोगों को थोड़ी देर में जानकारी दे रहा हूं, पूरी की पूरी ध्यान से समझिएगा आप लोग। नाउ, निम्नलिखित में से कौन पहला मुस्लिम सैन्य कमांडर था जिसने सेना वंश को हराकर बिहार और बंगाल पर कब्जा कर लिया था? ठीक है, यह भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। देखिए, बंगाल और बिहार के ऊपर में कब्जा कर लिया था। ठीक है, सेना वंश के एक राजा थे जिनको हरा दिया था उसने, लक्ष्मण सेन उसका नाम था, सेन वंश था उसको। जैसे सेना सेना लिखना होता है अंग्रेजी के अंदर में, आपको पता है, तो ये इस तरीके से वो लिख देते हैं, ए लगा देते हैं। ओके, आगे में तो सेन वंश जो था उसके लक्ष्मण सेन नाम के जो शासक थे उनको हरा दिया था। ठीक है, बख्तियार खिलजी ने। ओके, और बिहार और बंगाल के ऊपर में कब्जा कर लिया था। ठीक है, 1203 1204 के आसपास की ये बात है। ठीक है, जब उसने बंगाल बिहार के इलाके के ऊपर में हमला किया और सेन वंश के लक्ष्मण सेन जो थे उनको हरा दिया था। लक्ष्मण सेन जो था उसको हरा दिया था। ठीक है, और बिहार बंगाल के ऊपर में कब्जा कर लिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज इसको याद रखिएगा, आप सभी के सभी लोग एग्जाम में पूछ सकते हैं। ठीक है, और फिर माना जाता है कि बख्तियार खिलजी जो था उसने नालंदा विश्वविद्यालय और जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोनों पे आग लगा दी थी। ठीक है, याद आ रहा है आप लोगों को कि किसने जला दिया था, किसने नष्ट कर दिया था? तो ये इसने लक्ष्मण सेन को हरा दिया, उसके बाद में विक्रमशिला यूनिवर्सिटी और नालंदा यूनिवर्सिटी को नष्ट कर दिया था। ठीक है, चलिए, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का जो एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं। तो एक क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि बख्तियार खिलजी जो है उसने कौन से राजा के ऊपर में हमला किया था? ठीक है, जब उसने हमला किया उस समय में बंगाल बिहार के इलाके पे किसका शासन था? तो लक्ष्मण सेन का था, सेन वंश का शासन था। उसके बाद में आप लोगों से ये पूछ सकते हैं कि बख्तियार खिलजी जो है किसका सेनापति था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था, ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों से। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। ठीक है, आप लोग देखिए यहाँ पर में गंडक परियोजना किन दो राज्यों की या किन दो देशों की संयुक्त परियोजना है? अब यहाँ पर में तो चलो राज्य जो है या देश जो भी आप लोग बता दीजिए यहाँ पर में। अब देखो, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि वैसे ये परियोजना जो है वो इंडिया, ठीक है, इंडिया पूरा बड़ा सा है, ठीक है, और इधर में नेपाल, ठीक है, इन दोनों के बीच में है। ओके, और उसके बाद में इंडिया में भी बिहार और उत्तर प्रदेश जो है उससे लाभान्वित होते हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार। तो उत्तर प्रदेश और बिहार क्या यहीं पे कहीं पे भी दिया हुआ है ऑप्शन के अंदर में? नहीं दिया हुआ है। तो सबसे क्लोजेस्ट क्या होगा? इंडिया में बिहार उससे लाभान्वित होता है, ठीक है, मतलब बिहार है, और नेपाल, इंडिया का बिहार और नेपाल जो है सबसे क्लोजेस्ट आप लोगों का बन रहा है, क्योंकि यहां पर मैं आप देखिए सबसे क्लोज आंसर क्या बन रहा है उसके अनुसार आप लोगों को आंसर लगाना होता है। तो सबसे क्लोज आंसर क्या बन रहा है यहाँ पर में? बिहार एंड नेपाल, इंडिया बिहार इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए, ठीक है, एंड नेपाल, क्योंकि बिहार एंड उत्तर प्रदेश, ठीक है, दो राज्य यहाँ पर भी दिया नहीं है आप लोगों का। ओके, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को आप लोग याद रख लीजिएगा ताकि आप लोगों को याद रहे हमेशा के लिए। ठीक है, गंडक परियोजना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स, ए इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर में। नेक्स्ट, ठीक है, यहाँ पर में बिहार उत्तर प्रदेश नेपाल जो है यहाँ पर में ये ज्वाइंट परियोजना है, लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार आपका दिया नहीं था, इसी वजह से हमने जो सबसे क्लोजेस्ट आंसर था वो आप लोगों का लगाया है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर में निम्नलिखित में से कौन सी जायद की फसल है? जायद की फसल, डायरेक्ट ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि रिपीट होकर पूछा जा सकता है, तो प्लीज इसको याद रखेंगे आप सभी लोग। निम्नलिखित में से कौन सी जायद की फसल है? 2200 से ज्यादा बच्चों ने फ्रेंड सेशन को यहाँ पर मैं लाइक कर दिया है। जल्दी जल्दी से सेशन को जहां भी शेयर कर सकते शेयर कर देंगे, और आपको एक बार प्लीज वो इंफोग्राफिक लगा दीजिए यहाँ पर मैं 10 लाख क्वेश्चन जो हम लोग बच्चों को प्रोवाइड करने वाले उसका। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सी जायद की फसल है? तो जायद की फसल जो है फ्रेंड्स ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, क्या मूंग है, उड़द है, वाटरमेलन है, क्या है? तो जायद की फसल का मतलब क्या होता है? जायद की फसल का मतलब होता है फ्रेंड जो गर्मी के मौसम के अंदर में उगाई जाती है। ठीक है, 3 प्रकार की फसलें होती है, एक होती है खरीफ की, एक रबी की और एक जायद की। खरीफ की फसल जो है फ्रेंड्स ये उगाई जाती है बारिश वर्षा का जो मौसम होता है तब उस समय में। ठीक है, रबी की फसल ठंड के मौसम के अंदर में उगाई जाती है। ठीक है,
ठंड का जब मौसम होता है, और ये जो गर्मी का मौसम होता है आपका, उस समय में उगाई जाती है जायद की फसल। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर में समझ लीजिए इसको कि अगर आपसे पूछा जाए कि जो कुकुम्बर है आपका, ककड़ी है, ठीक है, खीरा है, तरबूज है, खरबूज है, ये सब क्या है, जायद की फसल के अंदर में आता है। तो इसमें से वाटरमेलन आप लोगों का, ठीक है, जायद की फसल के अंदर में आ जाएगा। ठीक है, जायद की फसल। तो आंसर इसका हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी। इसको प्लीज याद रखिए, आप लोग कभी भी एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं। इवन एक बार तो ऐसा क्वेश्चन आया था कि तीनों के तीनों आप लोगों का दिया हुआ था। ठीक है, तो खरबूज हो जाए, तरबूज हो जाए, ककड़ी हो जाए, ठीक है, ये सब क्या है आप लोगों के, ठीक है, जायद की फसल के अंदर में आ जाते हैं। ठीक है, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी होने वाला है, ये याद रखना है आप लोगों ने। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोगों के लिए 10 लाख क्वेश्चंस, ठीक है, खर्चा बहुत आ रहा है टीचिंग परीक्षा को इसके ऊपर में, लेकिन हम आपसे 1000 रुपए भी नहीं ले रहे, 500 भी नहीं, 100 भी नहीं। आज सभी बच्चों के लिए ये 0 रुपीज में रहने वाला है, 0 रुपीज। ठीक है, 10 लाख प्लस क्वेश्चन 0 रुपीज में। तो जो बच्चा पूरा आखिरी तक इसको देखेगा और वो सेशन के अंदर में मौजूद रहेगा, उसको मिलने वाला है। कैसे मिलेगा ये मैं पूरी आपको बताने वाला हूं, 0 रुपीज के अंदर में आज। तो जो देखेगा उसको मिलेगा ये चीज। तो त्रिवेणी नहर का निर्माण किस नदी पर किया गया, ये आपको बताना है। 63वीं बीपीएससी के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, जल्दी बताइए, त्रिवेणी कैनल का निर्माण कौन सी नदी के ऊपर में किया गया? डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का। एक मैं क्वेश्चन आपको और बताता हूं फ्रेंड, जिसके अंदर में ना डायरेक्टली सेम क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक, अभी तो फिलहाल इसमें देखिए आप लोग, त्रिवेणी नहर जो है वो गंडक नदी के ऊपर में बनाया गया है। त्रिवेणी नहर कौन से वाले जिले से पानी लेती है? तो पश्चिमी चंपारण से लेती है। पश्चिमी चंपारण में भी कहां से लेती है? तो भैंसा लोटन से लेती है। भैंसा लोटन, भैंसा लोटन को किस नाम से जाना जाता है? तो वाल्मीकि नगर के नाम से भी जाना जाता है, वाल्मीकि नगर के नाम से भी जाना जाता है उस इलाके को भी। पहले उस पूरे इलाके को भैंसा लोटन बोलते थे, लेकिन अब पूरे इलाके को वाल्मीकि नगर बोला जाता है, वो जो इलाका है। ठीक है, और वहां एक छोटी सी जगह बस भैंसा लोटन बच गई है आपकी। ठीक है, तो प्लीज इसको याद रख लेना है आप लोगों ने। आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ना फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पर में। ठीक है, एक और चीज है आप लोगों की कि गंडक नदी को भारत में तो हम गंडक बोलते हैं, लेकिन गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, बताइए जल्दी से, गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? आग लगा देना है आप लोगों ने कमेंट के अंदर में। नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नारायणी नदी के नाम से। ओके, नारायणी नदी के नाम से। प्लीज इसको याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं। गंडक नदी को किस नाम से जाना जाता है? किसी ने लिखा है करनाली। भाई करनाली घाघरा नदी को बोलते हैं। ठीक है, नेपाल में घाघरा जो नदी है ना, उसको बोलते हैं करनाली नदी, नेपाल के अंदर में। ठीक है, ये पूरा पढ़ा है हमने टीचिंग परीक्षा के जो आपकी रिवर वाला लेक्चर जो मैंने पढ़ाया, कितने लोगों ने देखा है? हाथ ऊपर करके बताओ। करनाली नदी आप लोगों, करनाली नदी आप लोगों को पढ़ाया है, आप लोगों को जो नारायणी नदी है उसके बारे में पढ़ाया है, सारा का सारा, पूरा का पूरा। करनाली नदी घाघरा नदी का नाम है। ठीक है, चलिए, बहुत सारे बच्चे जिन्होंने देखा हुआ है सेशन, और जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज रिवाइज करते रहिए, और जो लोग नहीं जुड़े अभी भी जल्दी से जुड़ जाइए, ताकि आप लोग सारी चीजें पढ़ लो। ठीक है, तो इसको किस नाम से जाना जाता है? नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है, नारायणी नदी। ये अपने आप में एक नंबर आप समझ लीजिए आपका पक्का हो सकता है, अगर आप इसको याद कर लो तो। करनाली लिख दो, दोनों दोनों पॉइंट अभी के अभी लिखो। पहले लिखो नारायणी नदी गंडक को बोला जाता है, दूसरा करनाली। अब बात आई है तो करनाली जो है फ्रेंड्स किसको बोला जाता है? ठीक है, घाघरा नदी को बोला जाता है। लिख देंगे, हर एक बच्चा लिख देगा कमेंट के अंदर में। अगर आप चाहते हो कि आप लोगों का जो है प्रैक्टिस होती रहे, सबकॉन्शियस माइंड में आप लोगों के जाता रहे ये सारी चीजें, तो लिख दो जल्दी जल्दी से कमेंट के अंदर में। बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग फ्रेंड्स। यहां पर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़े। ठीक है, आपको बताना है, ये क्वेश्चन देखिए एज इट इज आएगा, मैं आपको बता रहा हूं। ये क्वेश्चन अगर रिपीट होगा तो एज इट इज रिपीट होगा, पूरे अनुभव के आधार पर बता रहा हूं आप लोगों को। 14 साल हो चुके हैं पढ़ाते पढ़ाते। ठीक है, चश्मा लग गया पढ़ाते पढ़ाते आप लोगों। मैं एक चीज ये गारंटी से आपको बता सकता हूं, इनमें से किस महिला ने बिहार में नमक सत्याग्रह में सक्रिय भाग लिया था, एज इट इज क्वेश्चन ये रिपीट होगा आपका एग्जाम के अंदर में। तो प्लीज इसको याद, अब इसका डायरेक्ट आंसर याद मत रखो, समझ के आंसर करो, इसको समझ के याद रखो। क्वेश्चन तो यही आएगा, लेकिन आपको एटलीस्ट रट्टा ना मारना पड़े। ठीक है, समझ के करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहली बात तो नमक सत्याग्रह बिहार में कब स्टार्ट हुआ था, एक क्वेश्चन ये है। मैं जो जो बता रहा हूं उसको ध्यान से समझिए आप लोग। बिहार के अंदर में सारण और चंपारण के अंदर में ये स्टार्ट हुआ था फ्रेंड्स। ठीक है, ये याद रखेंगे आप सभी के सभी लोग। ये बात है 15 अप्रैल
1930 की, ठीक है। तो अप्रैल 1930 में स्टार्ट हुआ था, ये याद रखना आप लोगों ने, अप्रैल 1930 के अंदर में बिहार के अंदर में नमक सत्याग्रह अप्रैल 1930 में, ठीक है। 15 अप्रैल को, उसके बाद में 16 अप्रैल को पटना में भी स्टार्ट हुआ ये और आगे बढ़ता रहा। काफी सारे लोगों ने इसका क्योंकि गांधी जी ने नमक सत्याग्रह दांडी में स्टार्ट किया था, दांडी गुजरात के अंदर में, तो उसका असर बिहार में भी देखने के लिए मिला। बिहार के अंदर में कई सारे लोगों ने इसका नेतृत्व किया। कई महिलाएं, कितनी महिलाएं हैं यहाँ पर, मैं हाथ ऊपर करिए क्योंकि ये आपके प्रतिनिधि भी है, ठीक है। तो कई सारी महिलाओं ने इसके अंदर में पार्टिसिपेट किया था। जैसे अब आप लोग बिहार के विकास के अंदर में पार्टिसिपेट करने वाले हो, तो श्रीमती हसन इमाम, ठीक है, श्रीमती हसन इमाम जो है फ्रेंड्स, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था इसके अंदर में, ये याद रखना आप लोगों ने। एक चंद्रावती देवी थी, श्रीमती चंद्रावती देवी, मैं लिख देता हूं, बहुत ही फेमस है चंद्रावती, ठीक है, देवी, श्रीमती चंद्रावती देवी इसके अंदर में थी, ठीक है। एक कमलेश्वरी देवी थी, ठीक है, श्रीमती कमलेश्वरी, श्रीमती लगा देना आप लोग यहाँ पर में, ठीक है, कमलेश्वरी देवी, कमलेश्वरी देवी, कमलेश्वरी देवी, ठीक है। इसके बाद में जो है फ्रेंड्स मिस गौरी दास और उनकी बहन, ठीक है, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था यहाँ पर में, ओके। कुमारी गौरी दास और उनकी जो सिस्टर थी छोटी, उन्होंने भी, मतलब कुमारी गौरी दास मेन यहाँ पर में व्यक्ति थी जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था, ओके। तो ये भी याद रखना है आप सभी लोगों ने। गौरी दास थी, मीरा देवी थी, श्रीमती मीरा देवी, इन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो ये जो लोग हैं फ्रेंड्स, ये ऐसे लोग थे जो महिला थी बट फिर भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया इसके अंदर में, बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। तो आंसर इसका मोर देन वन ऑफ दी अबव होने वाला है। चंद्रावती देवी याद रखना है आप लोगों ने, कमलेश्वरी देवी याद रखना है आप लोगों ने, श्रीमती मीरा देवी याद रखना है आप लोगों ने, हसन इमाम याद रखना है आप लोगों ने, मिस गौरी दास याद रखना है आप लोगों ने। प्लीज याद रखिए आप लोग, ये 5 नाम अगर आपने याद रख लिया तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप लोग कर लोगे, ठीक है। इन 5 के अलावा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा महिलाओं से रिलेटेड नमक सत्याग्रह में। जल्दी से चंद्रावती देवी एक बार मन में बोल लो, चाहे लिख दो कमेंट के अंदर में, चंद्रावती देवी, कमलेश्वरी देवी, मीरा देवी, श्रीमती हसन इमाम, ठीक है, मिस गौरी दास। लिख दो, सभी के सभी लोग जल्दी से कमेंट के अंदर में लिख देंगे। चलिए 2600 से ज्यादा सेशन को लाइक कर दिया आप लोगों ने फ्रेंड्स, यहां पर मैं जल्दी से हर एक जगह पे शेयर मार देंगे सेशन को, और जितने भी बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया हाथ ऊपर कर दीजिए आप लोग, ठीक है। क्योंकि अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली अनाउंसमेंट मैं आपके लिए करने वाला हूं, 10 लाख प्लस क्वेश्चन 0 रुपीज के अंदर में, किसको किसको मिलेगा, कैसे मिलेगा, सारी चीजें बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड्स, त्रिवेणी कैनल हैज बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स, त्रिवेणी कैनल, ठीक है, त्रिवेणी कैनल, ओके। कौन से जो है रिवर के ऊपर में बनाया गया था, कोसी नदी के ऊपर में, सोन नदी पे, गंडक नदी पे, मयूराक्षी नदी के ऊपर में, ठीक है। बताइए जल्दी से, त्रिवेणी कैनल 69वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है, एग्जाम का क्वेश्चन। त्रिवेणी कैनल हैज बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स, ठीक है। तो त्रिवेणी कैनल जो है फ्रेंड्स, ये गंडक नदी के ऊपर में बनाई गई है, ये याद रखना है आप लोगों ने। अच्छा, मैं आप लोगों से 2 क्वेश्चन पूछूं क्या, क्या आप लोग मुझे जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में ये बता सकते हो, कोसी कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ था, ये हुआ था भारत और नेपाल के बीच में, कौन से साल के अंदर में हुआ था आयोजित, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। पेड वाले स्टूडेंट्स को पूरा अच्छे से बढ़ाया है मैंने, ठीक है। कोसी एग्रीमेंट हुआ था, कोसी रिवर को लेकर एग्रीमेंट भारत और नेपाल के बीच में, कौन से साल में हुआ था। साथ ही साथ आप बताओगे कि जो गंडक परियोजना है वो कौन से साल में आयोजित हुआ था, दोनों आपको पढ़ाया है मैंने। तो इसका आंसर आप लोगों को हो जाएगा फ्रेंड्स, कोसी नदी, यहाँ पर में जो त्रिवेणी नहर है, ठीक है, इसको नारायणी नदी के नाम से भी जाना जाता है। दोनों आंसर आप लोग बताओगे मुझे कमेंट के अंदर में जल्दी से। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पदभार ग्रहण करने से पहले या कार्यभार संभालने से पहले संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे। बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, जैसे कि मैं यहां पर मैं देख पा रहा हूं आप लोगों ने जो है 2800 से ज्यादा, 2900 से ज्यादा लाइक्स यहां पर में हो चुके हैं। जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे आप सभी के सभी लोग।
जैद वाला क्वेश्चन करवा दीजिए। विश्वकर्मा प्रसाद जी पूरे जैद वाला क्वेश्चन। देखिए जैद वाले की मैं जैद वाला एक काम करिए टीम, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जैद वाले जितने भी क्वेश्चन है ना, एक बार जल्दी से, अगर हमारे पास में समय की उपलब्धता है, ठीक है, हमारे पास में 12 मिनट बचे हुए हैं, जल्दी जल्दी से जैद वाले क्वेश्चन, जैद वाले जितने क्वेश्चन है सारे लगा दीजिए आप, ठीक है। तो सच्चिदानंद सिन्हा जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने। एक बार रिवाइज करेंगे कि मेरे साथ में एक गोली की रफ्तार से अगर आप लोग आंसर लिखोगे तो मैं आपको बताता हूं, क्योंकि रिवीजन इज द की टू सक्सेस। सबसे पहली बात जो है फ्रेंड्स, आपको बताना है कि संविधान सभा का गठन जो है वो कौन से तारीख को हुआ था, चुनाव कब हुए थे संविधान सभा के, ये आप लोग बताएंगे मुझे। अरे इसकी भैंस का अंडा, यहाँ पर मैं ये बताओ कि संविधान सभा जो है वो कौन से मिशन के, कौन सा मिशन था जिसके रिकमेंडेशन के आधार पर ये संविधान सभा बनी थी। और पीछे जाना है क्या, ठीक है, जगह नहीं बची, नहीं तो और पीछे जाते हैं पर लोग यहाँ पर में, ठीक है। चलिए बताइए यहाँ पर में चुनाव किस कब हुआ था, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कैबिनेट मिशन जो है आप लोगों का ये याद रखना है, इसके रिकमेंडेशन के आधार पर बनी थी। कैबिनेट मिशन कब आया था, 1946 के अंदर में आया था, मार्च 1946 के अंदर में आया था, 3 लोग थे उसके अंदर में, ये भी आप लोगों को याद रख लेना है, ठीक है। तो संविधान सभा की गठन करने का जो सुझाव था वो कैबिनेट मिशन ने दिया था, ठीक है, 1946 के अंदर में। 1946 के अंदर में जो है फ्रेंड 1946 में जुलाई अगस्त के अंदर में चुनाव होते हैं, ठीक है। और चुनाव होकर जो है संविधान सभा का जो गठन है वो किया गया था 6 दिसंबर 1946 को। 1946 को चुनाव जो गठन है संविधान सभा का हो गया। उसकी पहली बैठक, फर्स्ट जो मीटिंग है, फर्स्ट मीटिंग वो होती है आप लोगों की 9 दिसंबर, ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को, 1946 को। अब लेकिन यहाँ पर में कोई अध्यक्ष तो था नहीं, किसको अध्यक्ष बनाया, तो जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति था उसको अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है। तो सच्चिदानंद सिन्हा जी सबसे बुजुर्ग थे, उनको प्रोटेम स्पीकर बनाया गया या प्रोटेम अध्यक्ष बनाया गया, फ्रांस की प्रथा का फॉलो करते हुए। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बनाने के लिए हमने कौन सी प्रथा फॉलो की थी, कौन से देश की प्रथा फॉलो की थी। फ्रांस में ऐसा होता था, ठीक है, जो पहली बैठक की अध्यक्षता जो सबसे वरिष्ठतम व्यक्ति है, ठीक है, चाहे वो सबसे ज्यादा जिसको अनुभव हो, ठीक है, चाहे वो व्यक्ति उम्र में सबसे बड़ा हो, ठीक है, तो दोनों कंडीशन के अंदर में यहाँ पर में बनाया जा सकता था। तो सबसे उम्रदराज व्यक्ति थे, सबसे अनुभवी थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा जी को बना दिया गया यहाँ पर में। ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, सच्चिदानंद सिन्हा। अब पहली बैठक जो हुई थी वो हुई थी 9 तारीख को। अब मुझे बताओ कि राजेंद्र प्रसाद जी कौन से तारीख को बने थे अध्यक्ष, ये डेट आपको बतानी है। जिस बच्चे ने ये डेट बता दी मैं मान जाऊंगा कि वो बच्चा जो है वो उसने सच में पढ़ा है अच्छे से। जल्दी बताइए, ये डेट आप लोगों को बतानी है। एक बार जल्दी से फ्रेंड्स यहां पर मैं आंसर करते रहेंगे, हर एक बच्चे का आंसर यहां पर मैं आना चाहिए कमेंट के अंदर में। डेट बताइए कौन सी तारीख थी। तो तारीख थी फ्रेंड्स इसके सेकंड वाली मीटिंग, 9 तारीख को पहली बैठक हुई, दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर को, ठीक है, 1946 के अंदर में, ठीक है। ये याद रखना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है, 11 दिसंबर 1946 को, ठीक है। चलिए नाउ, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब जो है एक पॉइंट मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, ध्यान से समझिएगा आप सभी के सभी लोग, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष पद की शपथ किसने दिलाई थी। क्या अध्यक्ष पद की जो है उनके तारीख पे तारीख सिया वर्मा बोले सर तारीख पे तारीख हो रही है ये, तो भाई याद करना अब क्या करेंगे। अब यहां पर हमें एक सवाल आता है कि इनको अध्यक्ष पद की शपथ किसने दिलाई। मेरी ना एक बात ध्यान रखना आप, हमारे भारत में राष्ट्रपति को शपथ दिलानी होती है, उपराष्ट्रपति को शपथ दिलानी होती है, हमारे भारत के अंदर में जजेस होते हैं उनको शपथ दिलाते हैं, मुख्यमंत्री को शपथ दिलाते हैं। हमारे भारत में लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं उनकी शपथ नहीं होती। बहुत जवाहरलाल नेहरू दिलाएंगे क्या कुछ भी यार, ठीक है। हमारे भारत में जिस तरीके से लोकसभा के अध्यक्ष की शपथ नहीं होती, बिल्कुल वैसे ही संविधान सभा के अध्यक्ष की भी शपथ नहीं हुई थी, उनको केवल चुना गया, बिठा दिया गया, ठीक है। सदस्य के रूप में उन्होंने शपथ ली थी, ठीक है, शपथ ली थी उन्होंने सदस्य के रूप में, राजेंद्र प्रसाद जी ने, कि मैं सदस्य हूं, ऑब्वियस बात है अध्यक्ष है तो सदस्य भी है, सदस्य के रूप में शपथ ली। इनकी शपथ नहीं होती है, ये याद रखना है आप लोगों ने, प्लीज इसको याद रखिएगा आप सभी के सभी लोग, ठीक है। तो शपथ नहीं होती इनकी, किसी ने भी नहीं दिलाया क्योंकि शपथ ही नहीं होती है, ना लोकसभा के स्पीकर की भी शपथ नहीं होती, ठीक है, डायरेक्ट बैठता जाके वो। तो डी इज द करेक्ट आंसर। ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पेड क्लास का पार्ट नंबर 1, ठीक है। तो जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं अभी भी मौका है, जल्दी से आप लोग पढ़ लीजिए आप लोग यहां पर में, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि हमारे संविधान सभा के सचिव कौन थे। एक बार सभी लोग लिख देंगे प्लीज, ये वाला पॉइंट कमेंट में लिख दो, हर एक बच्चा, जो बच्चा आगे बढ़ना चाहता है जिंदगी के अंदर में, ठीक है, वो ये पॉइंट जरूर लिखेगा। हमारे भारत के संविधान सभा के सचिव कौन थे और हमारे भारत की संविधान सभा के एडवाइजर कौन थे, ठीक है, एडवाइजर। हमारे भारत की संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे, ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम के अंदर में। रिवीजन इज द की। देखो दिमाग अगर आपको शांत रखना है अपने एग्जाम के अंदर में, आप चाहते हो कि एग्जाम के अंदर में आप और ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करो, तो जो क्वेश्चन आते हैं जितना ज्यादा कॉन्फिडेंटली करोगे उतना ज्यादा। मैं चाहूंगा कि मैंने लास्ट एक टॉपर का इंटरव्यू लिया था,
ठीक है, जिन्होंने बताया था कि मैंने एग्जाम की सुबह एक क्वेश्चन कराया और वही क्वेश्चन मैंने एक वीडियो डाला, मुझे लगा यार ये क्वेश्चन आ सकता है, मैंने सुबह सुबह वीडियो डाला एग्जाम के सुबह, और वही क्वेश्चन सुबह उसके एग्जाम के अंदर में पहला क्वेश्चन आ गया। तो उन्होंने बताया इंटरव्यू के अंदर में कि सर जब मैंने वो क्वेश्चन पेपर देखा और आपका वीडियो में देख रही थी वहां पर मैं, अब मैं देख रही थी कि सारे बच्चे एग्जामिनेशन हॉल के अंदर में आपका ही वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने आपका वीडियो देखा सुबह सुबह वाला, तो पहला ही क्वेश्चन वो आ गया जो आपने सुबह बताया था, ठीक है। एग्जाम के सुबह आपने बोला कि ये क्वेश्चन पढ़ के जाओ और वही क्वेश्चन पहला आ गया, तो मेरा कॉन्फिडेंस हाई हो गया, ठीक है। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर हम वो क्लिप निकाल सके तो प्लीज बता दीजिए। उससे उनको बाकी के पूरे पेपर में उनको मदद मिली। कितने लोग एग्री करते हैं इस बात से कि अगर कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है तो बाकी पेपर में मदद मिलती है, ठीक है। आप पढ़ाई कर रहे हो वो बात सही है, लेकिन एक और फैक्टर होता है कॉन्फिडेंस का, तो कॉन्फिडेंस बढ़ने से बाकी पेपर में मदद मिलती है। आप जो कंफ्यूजन वाली स्थिति में रहते हो उससे आप निजात पा लेते हो, आपका बूस्ट हो जाता है, आपका कॉन्फिडेंस, पेपर निकल जाने के सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उन्होंने बोला पहला ही जब क्वेश्चन मेरे को लगा कि यार ये तो मैंने अभी जस्ट देखा था, दानिश सर ने पढ़ा है, तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा, जिस वजह से पेपर निकालने में आसानी हुई, ठीक है। एग्जाम हॉल में कैसे देख सकते हैं सर? एग्जाम हॉल के पहले एग्जामिनेशन एंट्री करने के पहले तो पेपर देख सकते हैं ना, ठीक है। एग्जाम हॉल में नहीं लेके जा रहे थे, एग्जाम हॉल के पहले एग्जामिनेशन जो सेंटर है उसके बाहर में खड़े खड़े जब तक एंट्री नहीं मिलती तब तक। तो बोलोगे सर आपने पेपर के अंदर में मोबाइल कैसे दिलवा दिया उनको? मोबाइल नहीं दिलवाया था, ठीक है, हम ऐसे काम नहीं करते, ठीक है। चलिए, HVR अयंगर, ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नामीबियाई तट के साथ बहने वाली ठंडी जल, समय कितना बचा है? 5 मिनट। फिर मैं आप लोगों की घोषणा कर रहा हूं 10 लाख क्वेश्चन के लिए। तो नामीबियाई तट के साथ में बहने वाली ठंडी जलधारा को क्या कहा जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, नामीबिया कहां पर में, पहली बात तो कितने लोगों को पता है नामीबिया का है? आज मैं बताता हूं आप लोगों को। नामीबिया से आप लोगों ने चीते लेकर आए थे, आपने नहीं लाए थे, मोदी जी ने लेकर आए थे, ठीक है, उनके बर्थडे पर। तो नामीबिया देखिए ये है अफ्रीका, यहां पर में है नामीबिया, नामीबिया नाम का देश है। ये थोड़ा सा ऐसा पट्टी भी बनाई है, उसका भी एक अलग इतिहास है, कभी बताऊंगा मैं आप लोगों को, ठीक है। मोए मोए हो गया था उनका, अंग्रेजों ने उनको ठग लिया था यहाँ पर में ये पट्टी देकर। चलिए कोई नहीं। तो ये जो है फ्रेंड्स, ये नामीबिया है, यहाँ से एक करंट मतलब पानी की धारा यहाँ पर में आपका अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर में यहाँ पर में धारा बहती है। डायरेक्ट याद रखना यार, उसको बेंगोला करंट बोलते हैं, ये तो अपने को पता है, दानिश सर ने पेड क्लास में पूरा डिटेल में पढ़ाया है। कितने लोग चाहते हैं कि एक बार वापस से पढ़ा दूं? हाथ ऊपर करिए। न्यू बैच आप लोगों की लॉन्च हो रही है, और जो बच्चे न्यू बैच लॉन्च होने से पहले पहले ले लेंगे उनको दोनों बैच मिलने वाली है, ठीक है, ओल्ड प्लस न्यू दोनों। तो बेंगुएला करंट जो है फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं पढ़ाऊंगा पूरा डिटेल में और आपको याद करवा दूंगा। तो ये नामीबिया का तट है, यहां से बहती है बेंगुएला करंट, मैप में अंदर में भी दिखा दिया जाए तो ये है नामीबिया, यहां से बेंगुएला करंट बहती है, बेंगुएला करंट। अच्छा बेंगुएला करंट आप बताओ मेरे को, एक एजुकेटेड गैस लगाओ, ठीक है, ये बताइए यहां पर में कि ये ठंडी धारा या गर्म धारा है? आपको याद करो, आप लोगों को बहुत ही मैंने जो है ना, मैंने आप लोगों को एक बहुत अच्छी ट्रिक बताई थी ब्राजील करंट की, अगर याद आ रहा हो। ब्राजील गाना सुन के आपके अंदर में क्या होता है, ठीक है, ब्राजील गाना सुन के, ठीक है, मान लो शिबा तुम्हारी मंगनी हो रही है, ठीक है, अब तुम वहां बैठी हुई हो, हाथ में जो है ये लगा के, मेहंदी लगा के, ठीक है। अब मान लो वहां ब्राजील गाना शुरू हो गया, ब्राजील ना 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 ना, अब ये सारे लोग भी आए हुए हैं, सारे लोग नाच रहे हैं, फैज नाच रहा है पीछे से, ठीक है, और ये भी नाच रहा है, आदित्य नाच रहा है, उधर में अंकित जो है वो पी के नाच रहा है, ठीक है। तो अब तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारा भी मन करेगा नाचने का, मैं भी नाचूंगी करके, ठीक है। तो गाना सुन के क्या होता है, एकदम जोश आ जाता है, गर्मी आ जाती है, ठीक है, तुम भी अपना जाके वहां पर मैं भी नाच रही हूँ करके, तो वार्म है ना। तो ब्राजील वाला गाना सुना हो आप लोगों ने कभी? अगर छोटी सी क्लिप अगर हम लोग कभी सुना सके फैज तो प्लीज बता दीजिएगा, ठीक है। तो ये गर्म है, ब्राजील के अंदर में चाय होती है बहुत सारी, ठीक है, ब्राजील के अंदर में, ठीक है, चाय होती है, तो चाय पी के भी आप गर्म हो जाते हो, है ना। तो ब्राजील में भी चाय पी के गर्म होते हो, तो वो भी गर्म, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो गर्म है धारा ये, बेंगुएला धारा उसके अपोजिट ठंडी है, आप देख सकते हो यहाँ पर में। तो ब्राजील करंट गर्म है और बेंगुएला धारा ठंडी है, सभी लोग याद रखेंगे, आप सभी के सभी। पीआरटी का बैच कैसे बाय करें सर? जय श्री राम जी, देखिए यहाँ पर में पीआरटी का बैच बहुत ही सिंपल है, नीचे में नंबर चल रहा है, उस पर नंबर पर कॉल कर दीजिए या व्हाट्सएप कर दीजिए, आप टीम आपकी मदद कर देंगी, ठीक है। तो ब्राजील करंट गर्म है, बेंगुएला करंट ठंडी है, नामीबिया के पास से बेंगुएला करंट बहती है, ये याद रखना था आप लोगों ने। आंसर हो जाएगा आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए
2 मिनट बचे आप लोगों के लिए फ्रेंड्स। जल्दी से प्लीज वो टीम लगा दीजिएगा इन्फोग्राफिक प्लीज। ना फ्रेंड्स, आजाद दस्ता की स्थापना किसने की थी? बीपीएससी टीआरई 2.0 के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन है 10/12/2023 को। जल्दी से आंसर करिए आप लोग, जल्दी जल्दी से। हम लोग टीचिंग परीक्षा से पढ़े थे और मैक्सिमम क्वेश्चन आया था। तो घर पे तो रिवीजन ठीक से नहीं हो पाया था, पर पूरे ट्रेन में आपका एक स्पेशल वीडियो देख रही थी मैं। जो उस वीडियो में आपने पढ़ाया था हूबहू क्वेश्चन वही आ गया। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम स्वाति है। मेरा सिलेक्शन बीपीएससी टीआरई 2 में एज अ पीजीटी हिस्ट्री से हुआ है। हम लोग टीचिंग परीक्षा से पढ़े थे और मैक्सिमम क्वेश्चन आया था। तो घर पे तो रिवीजन ठीक से नहीं हो पाया था, पर पूरे ट्रेन में आपका एक स्पेशल वीडियो देख रही थी मैं। जो उस वीडियो में आपने पढ़ाया था हूबहू क्वेश्चन वही आ गया। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम स्वाति है। मेरा सिलेक्शन बीपीएससी टीआरई 2 में एज अ पीजीटी हिस्ट्री से हुआ है। जी, तो यहाँ पर मैं एक छोटा सा वीडियो लगाया क्योंकि समय की कमी है। ठीक है, एक बड़ा वीडियो है जो वो भी आप लोगों को दिखा देंगे। ठीक है, कि जो पढ़ रहे हैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग कॉन्फिडेंस के साथ में पढ़िए। ठीक है, आप लोगों को जो बताया जा रहा है ना उसको आप, क्योंकि जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो आप लोग क्या करोगे, आप पेपर ज्यादा बेहतर तरीके से दे पाओगे और ज्यादा अच्छे से पढ़ पाओगे आप लोग। ओके, तो आजाद दस्ता निम्नलिखित में किसने स्टार्ट किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने। कौन से आंदोलन के समय में स्टार्ट किया था? जल्दी से कमेंट करके बताइए मुझे। ठीक है, आई थिंक यहाँ पर में हमारा समय हो चुका है फ्रेंड्स। यहाँ आप लोगों का, अब आप लोगों के लिए एक जो घोषणा है उसकी। ठीक है, यहां पर मैं 10 लाख क्वेश्चंस, कितने लोग चाहते हैं जल्दी से उस सेशन पर आ जाइए। हर एक बच्चा सेशन को लाइक कर देगा फ्रेंड्स। 10 लाख प्लस क्वेश्चंस आप सभी के लिए, पूरे देश भर के 10 लाख प्लस क्वेश्चंस। 1000 रुपए में नहीं, 500 में भी नहीं, 100 में भी नहीं, ₹0 में आज के लिए आप लोगों के लिए जो देखेगा उसको मिलेगा, क्योंकि लिमिटेड है, बहुत खर्चा आ रहा है। ठीक है, अराउंड करीब करीब जो है फ्रेंड्स हम लोगों ने यहां पर में जो आप लोगों के लिए हर एक बच्चे के ऊपर में हम लोगों को करीब ₹250 का खर्च हम लोग वहन कर रहे हैं उस बच्चे का। ठीक है, तो जो बच्चा देखेगा उसका फायदा होने वाला है। तो जल्दी से आ जाइए आप उस सेशन के ऊपर में, उस सेशन को लाइक कर देंगे जल्दी से जाकर। अभी मैं 1 मिनट में उस सेशन के ऊपर में आ रहा हूं। ठीक है, जल्दी से आप लोग आ जाइए। ठीक है, और जो बच्चा देखेगा केवल उसी को मिलने वाला है, तो सभी लोगों ने वहां पर में मौजूद रहना है। सेशन को लाइक कर देंगे आप लोग जल्दी से जाके। ठीक है, मैं अभी आपको वहां पहुंच रहा हूं और आप लोगों को बताता हूं कि कैसे आप लोगों को मिलेंगी ये सारी की सारी चीजें। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। मिलते हैं हम लोग हमारे उस वाले सेशन के अंदर में अगले 1 मिनट के अंदर। थैंक यू।